चैनल पर प्रस्तुत जानकारी केवल सामान्य जानकारी और शिक्षा हेतु है। हम सटीकता का प्रयास करते हैं, लेकिन किसी भी जानकारी की पूर्णता या सत्यता की गारंटी नहीं देते। यहाँ व्यक्त विचार वक्ता के निजी हैं और किसी संस्था की आधिकारिक राय नहीं दर्शाते। दर्शकों से अनुरोध है कि किसी भी निर्णय से पहले स्वयं जांच करें। चैनल किसी भी नुकसान या भ्रम के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अभिवादन। आज हम ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच जो हाल में तनाव बढ़ा है उससे जुड़े कुछ स्रोतों पर बात करेंगे। हमारे पास कुछ YouTube ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स भी हैं। हाँ, और कोशिश ये रहेगी कि इनमें से जो मुख्य बातें हैं, जैसे अमेरिका के कथित हमले, फिर ईरान का जवाब और इसका पूरा असर क्या हो रहा है, उसको समझें। बिल्कुल। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्रोत बता रहे हैं कि अमेरिका ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। जी। इसमें B-2 स्टेल्थ बॉम्बर इस्तेमाल हुए और वो बहुत शक्तिशाली बंकर बस्टर बम भी, और निशाना थे ईरान के मुख्य परमाणु ठिकाने फोर्दो, नतांज, इस्फहान। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है, मतलब अमेरिकी दावे तो यही कह रहे हैं कि हमले बड़े सफल रहे। ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको काफी नुकसान पहुंचाया गया। अच्छा। हाँ, सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण से भी कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। लगता है कि उन्होंने शायद वेंटिलेशन शाफ्ट जैसी जो कमजोर जगह होती है ना, उनको निशाना बनाया होगा ताकि अंदर तक पहुंच सके, सेंट्रीफ्यूज हॉल तक। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहीं पे कहानी थोड़ी उलझ जाती है। उलझ जाती है। वो कैसे? देखिए, ईरान का दावा इसके बिल्कुल उलट है। वो कह रहे हैं कि भाई नुकसान तो बहुत कम हुआ, लिमिटेड था। अच्छा। और कुछ रिपोर्टें तो ये भी कह रही हैं कि हमले से जस्ट पहले फोर्दो फैसिलिटी से करीब 16 ट्रक कुछ सामान निकालते हुए देखे गए थे। मतलब उन्होंने पहले ही कुछ हटा लिया था। लगता तो ऐसा ही है। और ये भी सुनने में आया कि सुरंगों के जो मुहाने थे उन्हें बंद करने की भी कोशिशें हुई थीं। तो असल में कितना नुकसान हुआ ये अभी पूरी तरह साफ नहीं है। मतलब ये दावों और काउंटर क्लेम्स का खेल ज्यादा लग रहा है। ये तो वाकई गौर करने वाली बात है। अच्छा, तो ये अमेरिका का कथित हमला हुआ, इसके बाद ईरान ने क्या किया? फौरन जवाब दिया? हाँ, फौरन तो नहीं, पर ज्यादा देर भी नहीं लगाई। स्रोतों के मुताबिक करीब 36 घंटे के अंदर ही उन्होंने पलटवार किया। 36 घंटे? कहाँ निशाना साधा? कतर, इराक और सीरिया, यहाँ जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं उन पर मिसाइलें दागी, और खास तौर पर निशाना बनाया कतर के अल उदीद बेस को। अल उदीद, वो तो अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है उस रीजन में, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। पश्चिमी एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा माना जाता है। तो ये बहुत बड़ा कदम था ईरान की तरफ से। हाँ, ये तो बहुत ही बड़ा कदम है। लेकिन यहाँ भी एक पेच है। कुछ स्रोत ऐसा कह रहे हैं कि ईरान ने अल उदीद पर हमले से पहले शायद कतर के अधिकारियों के साथ कोई कोऑर्डिनेशन किया था। कोऑर्डिनेशन मतलब शायद ये कोशिश थी कि अमेरिकी सैनिकों को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे, जिससे मामला एकदम से हाथ से ना निकल जाए। और अमेरिका ने भी बाद में कंफर्म किया कि हाँ, उनका कोई सैनिक हताहत नहीं हुआ। अच्छा, ये दिलचस्प है। हाँ, और इसके साथ ही ईरान ने बयान भी जारी किए। उनमें कुरान की आयतों का हवाला दिया, अपने हमलों को सही ठहराया और अमेरिका को चेतावनी भी दी। अपनी मिसाइलों का भी जिक्र किया, जैसे या अली, अबू मेहदी। तो ये सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं था, बल्कि एक तरह का सिग्नलिंग, संदेश देने की कोशिश भी थी। हाँ, ऐसा ही लगता है। ये कोऑर्डिनेशन वाली बात और फिर ये धार्मिक रेफरेंस, ये सब इशारा करते हैं कि ईरान अपनी ताकत भी दिखाना चाहता था, पर शायद बातचीत का दरवाजा पूरी तरह बंद भी नहीं करना चाहता था। लेकिन मामला यही नहीं रुका। और क्या हुआ? इसमें एक पाकिस्तान का एंगल भी आ गया। पाकिस्तान? वो कैसे? आरोप लगे कि पाकिस्तान ने अमेरिकी बॉम्बर्स को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने दिया था इन हमलों के लिए। ओहो। इसके बाद ईरान के जो राजदूत हैं उनकी तरफ से कथित तौर पर एक चेतावनी आई कि उस इलाके में अमेरिकी हितों को निशाना बनाया जा सकता है। इससे पाकिस्तान में काफी, आप कह सकते हैं, खलबली मच गई। जाहिर है। सुनने में आया कि वहां नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की इमरजेंसी मीटिंग भी बुलानी पड़ी। तो आप देखिए कि कैसे ये तनाव पूरे रीजन को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। कोई कोशिश हुई? हाँ, एक दिलचस्प घटना हुई। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अचानक एक संघर्ष विराम की घोषणा कर दी। ट्रंप ने? लेकिन क्या उसे माना गया? यही तो बात है। न तो इजराइल ने और न ईरान ने, किसी ने भी ऑफिशियली इसे कंफर्म नहीं किया। ईरान ने कुछ देर के लिए मिसाइल हमले रोके जरूर थे, लेकिन फिर से शुरू कर दिए। तो मतलब वो टिका नहीं? बिल्कुल नहीं। और ये दिखाता है कि सिचुएशन कितनी अस्थिर है। कोई भी टिकाऊ सीजफायर कितना मुश्किल है अभी। तो अगर हम इन सारे स्रोतों को देखें तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बन रही है? क्या निचोड़ निकाल सकते हैं हम? निचोड़ तो यही है, देखिए, कि स्थिति बहुत गंभीर है, विस्फोटक बनी हुई है। ये हमले और जवाबी हमले जो चल रहे हैं, इनसे सिर्फ क्षेत्रीय तनाव ही नहीं बढ़ रहा, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। बिल्कुल।
इसकी आशंका बहुत ज्यादा है। किस तरह के असर की बात करें हम, मतलब आर्थिक असर? हाँ, आर्थिक असर सबसे बड़ा है। तेल की कीमतें, डर है कि $100 प्रति बैरल तक जा सकती हैं। $100? जी। और ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट, वो जो जल डमरूमध्य है, उसे बंद करने की धमकी भी दी है। अगर ऐसा हुआ तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। हाँ, वो तो बहुत अहम रास्ता है। बिल्कुल। और फिर शेयर बाजारों पर असर, ग्लोबल इकोनॉमी पर असर। भारत जैसे देश भी अब देखिए सतर्क हैं। वो अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, ऑयल रिजर्व्स मेंटेन कर रहे हैं, रूस जैसे दूसरे सोर्स से सप्लाई बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। और ईरान के अंदर भी क्या कुछ असर हो रहा है? हाँ, वहां से भी खबरें आ रही हैं। आर्थिक मुश्किलें बढ़ रही हैं, बाजार बंद होने की खबरें हैं, इंटरनेट शटडाउन की भी बातें सुनने में आई हैं। तो इन स्रोतों की पड़ताल से ये बात तो साफ है कि मध्य पूर्व एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर है। अमेरिका, ईरान, इजराइल, ये तनाव अभूतपूर्व है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। सवाल ये कि क्या डिप्लोमेसी, क्या कूटनीतिक रास्ते इस बढ़ते टकराव को रोक पाएंगे, या फिर दुनिया एक बड़े संघर्ष की तरफ बढ़ रही है? हाँ, ये सवाल तो है। स्रोत तो यही इशारा कर रहे हैं कि दोनों रास्ते मुमकिन हैं, और अगले कुछ दिन या शायद हफ्ते बहुत निर्णायक हो सकते हैं। और सोचने वाली बात यह भी है कि ये जो सीमित जवाबी कार्रवाइयों का एक पैटर्न सा बन रहा है, हाँ, कहीं ये नियंत्रण से बाहर तो नहीं हो जाएगा? इतिहास में हमने ऐसा कई बार देखा है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर यकीनन दुनिया भर की नजरें टिकी रहेंगी।